अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मूसा कासम है और आज की वीडियो में हम न्यूरॉन और उसके साथ जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उसके हवाले से पढ़ेंगे। चूँकि पूरे यूनिट को एक ही वीडियो में कवर करना मुश्किल भी है और स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने पूरे यूनिट को सेगमेंट में डिवाइड किया है। और आज के सेगमेंट में हम न्यूरॉन और उसके साथ जो न्यूरोग्लियल सेल्स है उसके हवाले से पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत है तो इसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोगों को नर्वस सिस्टम के नोट्स मिल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक न्यूरॉन होते हैं और दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। न्यूरॉन हमारे बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से मैसेज को इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है, और जो न्यूरोग्लियल सेल्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स को नॉन न्यूरोनल सेल्स भी कहते हैं या ग्लाइल सेल्स भी कहते हैं। ग्लाइल सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये एबिलिटी है कि ये न्यूरॉन को होल्ड करके रखते हैं अपनी पोजीशन पे, यानी ग्लू लाइक एबिलिटी है इसमें। और उसके साथ साथ ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं न्यूरॉन को। अगर नंबर की बात की जाए तो ये न्यूरॉन से नंबर में ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 10 टाइम ये ज़्यादा होते हैं न्यूरॉन से नंबर में। इसमें ये भी एबिलिटी है कि ये डिवाइड होते हैं और अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन न्यूरॉन में ये एबिलिटी मौजूद नहीं है। आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि न्यूरॉन क्यों डिवाइड नहीं होते और न्यूरोग्लियल सेल्स क्यों डिवाइड होते हैं, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अब अगर न्यूरोग्लियल सेल्स की डिवीजन एबनॉर्मल हो जाए, यानी जो एक्सपेक्टेड नंबर है उससे ये बढ़ जाए, तो इस सिचुएशन में ब्रेन में ट्यूमर अराइज होता है, ब्रेन में ट्यूमर पैदा होता है जिसको ग्लायोमा कहते हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स के 6 टाइप्स होते हैं जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें 4 सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है और 2 पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद है। जो न्यूरोग्लियल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है उसको सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती है उसको पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद न्यूरोग्लियल सेल्स को याद रखने के लिए मैंने एक निमोनिक बना दिया है, जो कि एक्सपर्ट एजुकेशन अकेडमी मर्दान। आप लोग अपनी तरफ से भी निमोनिक बना सकते हैं जो कि आप लोगों के लिए आसान हो। एक्सपर्ट से मैंने ओ ओलिगोडेंड्रोसाइट के लिए यूज़ किया है, एजुकेशन से ई मैंने एपेंडेमल सेल्स के लिए यूज़ किया है, और अकेडमी से ए मैंने एस्ट्रोसाइट के लिए यूज़ किया है, और मर्दान से एम मैंने माइक्रोग्लिया के लिए यूज़ किया है। ये और तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मौजूद न्यूरोग्लियल सेल्स हैं तो वो दो है, इसमें एक सेटेलाइट सेल है और दूसरा श्वान सेल है। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। अब हर एक न्यूरोग्लियल सेल को एक्सप्लेन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो न्यूरोग्लियल सेल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद न्यूरोग्लियल सेल्स की तादाद आप लोगों को याद होनी चाहिए कि वो कितने हैं, 4 है। इसमें पहला है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रो का माना है, एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार, और जो साइट है तो वो हम सेल के लिए यूज़ करते हैं, यानी जो एस्ट्रोसाइट है ये शेप में स्टार की तरह होते हैं। अब आप लोगों ने अपने जहन में एक आइडिया बिठाना है कि जो स्टार्स होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, और ये स्टार चूँकि स्काई की तरफ हम देख ले तो स्टार नंबर में भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए इस तरीके से आप लोगों ने एस्ट्रोसाइट को याद रखना है कि इसका जो शेप है वो स्टार की तरह होते हैं, ये लार्जेस्ट भी होते हैं और ये नंबर में भी ज़्यादा होते हैं। जो एस्ट्रोसाइट है उसके प्रोसेस होते हैं, ये ब्रांचेस होते हैं, वो क्लियर ब्रांचेस होते हैं जो कि एक साइड पे ये ब्लड कैपिलरीज के साथ कांटेक्ट में होते हैं और दूसरे साइड पे ये न्यूरॉन एंड पैरामीटर के साथ कांटेक्ट में होते हैं, और इस सिचुएशन में ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर या ट्रिपल बी भी कहते हैं। एस्ट्रोसाइट में ये भी एबिलिटी है कि अगर एक न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो उस जगह पे ये स्कार टिश्यू का एक हार्ड मास बना देते हैं और जो जगह है उसको फिल कर देते हैं। एस्ट्रोसाइट की इस एबिलिटी को एस्ट्रोसाइटोसिस कहते हैं या स्क्लेरोसिस कहते हैं। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने एस्ट्रोसाइट के हवाले से ये याद रखना होगा कि ये स्टार शेप होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं, न्यूमरस होते हैं, और ये स्कार टिश्यूज़ का एक हार्ड मास बना देते हैं अगर एक न्यूरॉन डैमेज हो जाए उस जगह पे, और इस प्रोसेस को एस्ट्रोसाइटोसिस या स्क्लेरोसिस कहते हैं।
अगर आप लोगों ने एस्ट्रोसाइट के फंक्शन को अच्छी तरीके से सीखना है तो इस वाले डायग्राम को गौर से देखना है। देखिए ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट है, तो ये एक साइड पे जो ब्लड की पिलरी है उसके साथ अटैच है और दूसरे साइड पे ये न्यूरॉन के साथ अटैच है। जब ये कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इस सिचुएशन में ये एक बैरियर क्रिएट करता है जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है तो ये सेलेक्टिव या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि उन चीज़ों को अलाउ करता है जिसकी ब्रेन को ज़रूरत होती है और उन चीज़ों को नहीं छोड़ता जो कि ब्रेन के लिए ख़तरनाक होते हैं या नुकसानदेह होते हैं। जितने भी न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, अगर हम उनके फंक्शन के हवाले से बात करें तो उनके फंक्शन में दो चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड करना है आप लोगों ने। पहला फंक्शन ये इंक्लूड करना है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दूसरा फंक्शन आप लोगों ने ये इंक्लूड करना है कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके हवाले से अगर आप लोगों ने मज़ीद फंक्शन ऐड करने हैं तो उसकी डायग्राम जो है, स्ट्रक्चर है, उसको देख आप लोगों ने करना है। अगर हम एस्ट्रोसाइट की फंक्शन के हवाले से बात करें तो एक तो हमारे साथ ये होगा कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। दूसरा फंक्शन ये हो गया कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तीसरा फंक्शन ये हो गया कि ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और चौथा फंक्शन जैसा कि हम लोगों ने मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि ये एक साइड पे न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं। तो जब ये न्यूरॉन के साथ अटैच होते हैं, अगर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो जो एस्ट्रोसाइट है तो उसी न्यूरोट्रांसमीटर को उसके अनदर पाम में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद दोबारा उसको न्यूरॉन को दे देते हैं। इस वाले अगर हम एग्जांपल लें ग्लूटामेट की, तो ये ग्लूटामेट को लेते हैं और उसको ग्लूटामीन में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा न्यूरॉन को दे देते हैं। अगर एस्ट्रोसाइट की फंक्शन की बात करें तो इसको हमने पहले ही डिस्कस किया कि एस्ट्रोसाइट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये जो ब्लड कैपिलरीज की एंडोथेलियल सेल्स होती है उसके साथ और दूसरे साइड पे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट होते हैं और ये एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, जो कि वो आइसोलेट करते हैं हार्मफुल मटीरियल्स को ताकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ना पहुँचे। इसके साथ साथ ये न्यूरॉन को नरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं और जो केमिकल कंपोजिशन है टिश्यू फ्लूइड का या जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको भी रेगुलेट करते हैं। अगर पोटाशियम की जो लेवल है वो बढ़ जाते हैं तो उसको बाहर निकाल देते हैं ताकि जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन रखा जाए। इसके साथ साथ जो एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर है, चूँकि ये एक साइड पे कांटेक्ट में होते हैं न्यूरॉन के साथ, तो जो एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर है एस्ट्रोसाइट उसको अपने पास रखते हैं और उसको अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वापस न्यूरॉन को दे देते हैं। जो दूसरा न्यूरोग्लियल सेल्स है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है वो है ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू यानी नंबर में कम, और डेंड्रो का मतलब होता है ट्री या प्रोसेसेस या ब्रांचेस। यानी जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो प्रोसेस जो होते हैं वो अमाउंट में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोसाइट। हालांकि ये जो रिजेंबल होते हैं जो इसका जो स्ट्रक्चर है या शेप है वो एस्ट्रोसाइट की तरह ही होता है, लेकिन चूंकि इसमें जो प्रोसेस है उसकी तादाद कम होती है इसलिए इसको ओलिगोडेंड्रोसाइट का नाम दिया गया है। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन के जो एक्सॉन होते हैं उसको कवर करते हैं और उसके ऊपर माइलिन शीट बनाते हैं। तीसरे नंबर पे जो सीएनएस की न्यूरोग्लिया है तो वो है माइक्रोग्लिया। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, यानी अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये साइज़ में छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और के जो प्रोसेस है वो भी थिन होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सीएनएस न्यूरोग्लियल सेल्स। याद रखिए जो हमारे ब्लड में मौजूद डब्ल्यूबीसी होती है उसका एक टाइप होता है मानोसाइड। वो मानोसाइड जब सीएनएस तक चले जाते हैं तो वहाँ पे वो माइक्रोग्लिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी जो माइक्रोग्लिया है ये किससे डरा हुए है, ये मानोसाइड से डरा हुए है और इसका काम क्या है, पिगोसाइटोसिस। यानी ये मैक्रोफेजेस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, कोई जो फॉरेन बॉडी आती है या ऑब्जेक्ट आता है तो उसको खा लेते हैं। इस वजह से जो माइक्रोग्लिया है या जो मैक्रोफेजेस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वो माइक्रोग्लिया है।
एपेंडेमल सेल सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल की चौथी टाइप है, जो कि अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये क्यूबिडल टू कलमनार होती है और ये एक सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं और इसके साथ साथ ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में जो कैविटीज़ होती है उसको लाइन करती है। इसके साथ माइक्रोविलाई एंड सीलियास अटैच होते हैं जो कि सिक्रीशन ऑफ सीएसएफ में मदद देते हैं, यानी सीएसएफ को सिक्रेट करते हैं और इसके साथ साथ सर्कुलेट भी करते हैं। हमारे बॉडी में मौजूद इपिथेलियल सेल्स जो है तीन तरह के शेप में पाए जाते हैं, या तो स्क्वेमस होंगे या क्यूबॉइडल होंगे या कलमनार होंगे। जो इपिथेलियल सेल्स है हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसके आउटर सरफेस को और जो ब्लड वेसल है उसकी भी आउटर सरफेस को कवर करते हैं, लेकिन जो कैविटीज़ है ब्रेन्स में या स्पाइनल कार्ड में या हमारे बॉडी में जहाँ पे भी कैविटीज़ है तो उसके इनर सरफेस को लाइन करते हैं। जो ऑर्गन्स है बाकी या जो ब्लड वेसल है उसके आउटर सरफेस को, लेकिन जो क्यूटीज है उसके इनर सरफेस को लाइन करते हैं। ये वाला स्लाइड एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो न्यूरोग्लियल सेल्स है इसमें कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स का कौन सा फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह निमोनिक का यूज़ करूँगा और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इस वाले स्लाइड को कवर से देखना भी है और सुनना भी है। अगर एस्ट्रोसाइट की बात की जाए तो ये हमारे पास एस्ट्रोसाइट है। तो ये क्या करते हैं, एक साइड पे ये न्यूरॉन के साथ अटैच हो जाते हैं, दूसरे साइड पे ये ब्लड की पिलरी के साथ। तो इस सिचुएशन में ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो एस्ट्रोसाइट को हम क्या लिखेंगे कि ए ट्रिपल बी, यानी ए जो है ये ट्रिपल बी बनाता है। तो ये हो गया एस्ट्रोसाइट का फंक्शन। दूसरे साइड पे हमारे पास होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होते हैं तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद न्यूरॉन के एग्जान को कवर करते हैं और वहाँ पे माइलिन शीट बनाते हैं। यानी ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद एग्जान के ऊपर माइलिन शीट बनाते हैं। तो इसके लिए जो निमोनिक है वो है ऑक्सफोर्ड अकेडमी मर्दान, यानी ओलिगोडेंड्रोसाइट एग्जान के ऊपर माइलिन शीट बनाते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखना ज़रूरी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद जो न्यूरोग्लियल सेल्स है ओलिगोडेंड्रोसाइट, वो माइलिन शीट एक से ज़्यादा न्यूरॉन के ऊपर बनाते हैं। ये बात याद रखना ज़रूरी है कि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है ये जब शीट बनाते हैं तो ये नहीं है कि एक न्यूरॉन के ऊपर एक ओलिगोडेंड्रोसाइट शीट बनाएगा माइलिन शीट। ये एक से ज़्यादा न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट बनाने की एबिलिटी रखते हैं। अच्छा जी, अगर माइक्रोग्लियल सेल्स को याद रखना है तो याद रखें जो माइक्रोग्लियल सेल्स है उसको मैक्रोपेजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं और ये माइनोसाइट से भी जुड़ा होते हैं। तो आप लोगों ने एम को याद रखना है, एम से मैक्रोपेजेस भी है, एम से मानोसाइट भी है, यानी ये मानोसाइट से डरा होते हैं और उसको मैक्रोपेजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। जो चौथा टाइप है तो एपेंडेमल सेल्स हैं। तो एपेंडेमल सेल्स क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो आप लोगों ने सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मौजूद सी की जगह ई यूज़ करना है, यानी ई एस एफ, यानी जो ई है एपेंडेमल सेल्स है ये क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करता है। ये स्लाइड था जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स है उसके फंक्शन के हवाले से। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स हैं तो वो नंबर में दो होते हैं, एक श्वान सेल्स है और दूसरा सेटेलाइट है। श्वान सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सान को सराउंड करता है और वहाँ पे माइलिन शीट बनाता है। जिस तरह हमें पता है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सान के ऊपर माइलिन शीट बनाता है, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सान के ऊपर माइलिन शीट बनाता है तो कौन है, वो श्वान सेल्स है। याद रखें यहाँ पे भी ये ज़रूरी है कि एक श्वान सेल सिर्फ एक ही एक्सान के ऊपर माइलिन शीट बनाता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सान के ऊपर माइलिन शीट बनाता है। श्वान सेल्स में ये भी एबिलिटी मौजूद है कि अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक न्यूरॉन डैमेज हो जाए तो उसके एक्सान के रीजनरेशन में भी मदद देता है और जो एक्सान का डैमेज पार्ट है उसको क्लियर करना यानी उसको खाने में भी मदद देते हैं। यानी अगर एमसीक्यूज आ जाए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पेगोसाइट कौन है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पेगोसाइट श्वान सेल्स है।
तो श्वान सेल को आप लोग जो वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं या जो मैंने कलर किए हैं उससे याद करें कि ये पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बनाता है सिर्फ एक ही एग्जान के ऊपर। इसकी पिगोसाइटोसिस पिगोसाइटोटिक एबिलिटी भी है और इसके साथ साथ ये अगर एक न्यूरॉन डैमेज हो जाए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो इसकी रीजनरेशन में भी ये एड प्रोवाइड करता है। पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स का जो दूसरा टाइप है उसको सैटेलाइट सेल्स कहते हैं। सैटेलाइट सेल उसकी स्ट्रक्चर की वजह से उसको कहते हैं। सैटेलाइट सेल्स जो होते हैं तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं उसके सेल बॉडीज़ के ऊपर कवर बना देते हैं यानी उनको इकट्ठा कर देते हैं जिसकी वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको कहते हैं गैंग्लिया। यानी सेल बॉडीज़ की कलेक्शन को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया कहते हैं। तो सैटेलाइट जो है ये गैंग्लिया के बनाने में मदद प्रोवाइड करते हैं। सैटेलाइट सेल गैंग्लिया के बनाने के साथ साथ जो न्यूरॉन के सेल बॉडीज़ हैं और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसके दरमियान मटेरियल की एक्सचेंज को भी रेगुलेट और कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अगर एक न्यूरॉन का एक्सॉन डैमेज हो जाए तो उसके टू पार्ट्स बन जाते हैं। एक वो वाला पार्ट होता है जो सेंटर यानी बॉडी से दूर होता है, इसको डिस्टल पार्ट कहते हैं। और एक होता है प्रॉक्सिमल पार्ट यानी जो सेंटर होता है जो बॉडी है उसकी तरफ होता है। अब जो श्वान सेल्स होते हैं तो वो यहाँ पे दो तरह के काम करते हैं। एक काम ये करता है कि जो डिस्टल पोर्शन होता है, जो एक्सॉन का डिस्टल पोर्शन था जो कि डैमेज हो गया था, उसकी डिजेनरेटिव पार्ट को पेगोसाइटोसिस करता है यानी उसको कहा जाता है। लेकिन जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उसकी रीजनरेशन में मदद देता है ताकि ये जो न्यूरॉन है ये दो इसका जो एक्सॉन है ये दोबारा ग्रोथ कर सके और ये जो न्यूरॉन है ये रीजनरेट हो जाए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन की कलेक्शन को कहते हैं यानी अगर एक्सॉन को कलेक्ट किया जाए तो इसकी जो कलेक्शन होती है उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व कहते हैं यानी ये बेसिक यूनिट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अगर नर्व के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये केबल की तरह होता है। जिस तरह के केबल में मल्टीपल वायर्स होते हैं इस तरह जो नर्व होते हैं इसमें मल्टीपल एक्सॉन होते हैं, वो एक कलेक्शन बना देते हैं और ये जो कलेक्शन का ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको नर्व कहा जाता है। जो नर्व है इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि पहले एक सिंगल जो न्यूरॉन होता है इसके एक्सॉन और फिर दूसरे न्यूरॉन की एक्सॉन ये इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको वेसिकल कहते हैं। ये एक बंडल होता है लेकिन जो नर्व होता है ये तो मल्टीपल बंडल्स का स्ट्रक्चर है यानी जब मल्टीपल बंडल्स ऑफ एक्सॉन ये इकट्ठे हो जाते हैं तो ये नर्व्स बनाते थे। पर फिर हर एक के ऊपर अपना एक लेयर होता है। तो जो लेयर एक सिंगल एक्सॉन के ऊपर होता है इसको एंडोन्यूरियम कहते हैं। लेकिन जब मल्टीपल एक्सॉन को इकट्ठा किया जाता है और फिजिकल बना दिया जाता है तो फिजिकल के ऊपर जो लेयर होता है इसको पेरिन्यूरियम कहते हैं। फिर मल्टीपल फिजिकल जो है ये इकट्ठे हो जाते हैं और एक नर्व बना देते हैं। तो नर्व के ऊपर जो लेयर होता है जो मेम्ब्रेन होता है उसको एपिन्यूरियम कहते हैं यानी एपिन्यूरियम वो लेयर है जो कि कवर करता है एंटायर नर्व को। और जो पेरिन्यूरियम है वो एक ही फिजिकल को कवर करता है और जो एंडोन्यूरियम है तो वो एक न्यूरॉन के सिंगल एक्सॉन के ऊपर जो लेयर है उसको कहते हैं। यहाँ पे अगर हम लेयर्स की बात करें पहले भी मैंने डिस्कस किया तो जो एक सिंगल एक्सॉन के ऊपर लेयर है वो एंडोन्यूरियम है। मल्टीपल जो एक्सॉन है यानी मल्टीपल जो फाइबर्स है वो इकट्ठा होकर एक फाइबर एक बंडल बना देते हैं जिसको वेसिकल कहते हैं। अब इस बंडल के ऊपर जो लेयर होता है इसको पेरिन्यूरियम कहते हैं। अब जितने भी बंडल है जितने भी वेसिकल है वो इकट्ठे होकर एक नर्व बना देते हैं और फिर उसके ऊपर जो लेयर होता है इसको